हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर दिल्ली सल्तनत के साथ। चलिए, सबसे पहले मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में बताता हूं आपको। पहले तो दिल्ली सल्तनत है ना, इसकी ये 1206 से और 1526 तक रही भाई, 320 साल। इसमें कुल 5 वंश हुए भाई, 5 वंश। कौन से थे? एक था गुलाम वंश, गुलाम वंश। उसके बाद आ गया खिलजी वंश, खिलजी वंश। उसके बाद आता है तुगलक वंश, उसके बाद आता है सैयद वंश, और उसके बाद आता है लोधी वंश। ये 5 तो वंश हुए। और जो गुलाम वंश है ना, उसका तो टाइम था 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश है 1290 से 1320 तक। जो तुगलक वंश है 1320 से 1414 तक। सैयद वंश है 1414 से 1451 तक। लोधी वंश है 1451 से 1526 तक। अब आप देखिए, यहां से तो शुरू होता है और यहां खत्म होता है। यहां जो पहला शासक बनेगा ना, वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक होगा, और यहां जो आखिरी शासक बनेगा ना, वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होगा। राइट। अब हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग चले ना हम, एक तो खिलजी वंश, ये टाइमिंग, राइट, एक ये टाइमिंग हरियाणा के प्रति उदासीन है, उदासीन विषय हरियाणा के प्रति, क्योंकि हरियाणा से कोई भी पर्सन नहीं बनता यहां से, और न ही कोई हरियाणा की प्रमुख घटनाएं हुई। परंतु फिर भी हम बेसिक रूप से इसको दोहराएंगे ताकि आपकी रूटीन बनी रहे, ये ना महसूस हो कि ये 50 साल कहां गई बीच में। तो यहां से हम टॉपिक शुरू करेंगे गुलाम वंश। अब हमारा विषय क्या रहेगा? प्रथम वंश, जो कौन सा है? गुलाम वंश। और इसको 1206 से 1290 तक का कार्यकाल हम दोहराएंगे। पहले मैं यहां शासकों के नाम लिखूंगा, फिर उनका वर्णन करूंगा। राइट। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा, तो जुड़े रहिए आप सब। पहले गुलाम वंश हमारी अब बात रही, क्या रहेगी? गुलाम वंश, यानी कि 1206 से 1290। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद आराम शाह, इसके बाद इल्तुतमिश, इसके बाद रुकनुद्दीन शाह, इसके बाद रजिया बेगम, इसके बाद बहराम शाह, अब आलम शाह, अब नसीरुद्दीन शाह, इसके बाद बलबन, इसके बाद कैकुबाद, इसके बाद शमसुद्दीन कैमूरस, जो अंतिम शासक था। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, 1206 से 1210। अब ये 1210 से 1210। इल्तुतमिश 1210 से 1236। रुकनुद्दीन शाह 1236 से 1236। रजिया 1236 से 1240 तक, एकमात्र महिला शासक। बहराम शाह 1240 से 1242। आलम शाह 1242 से 1244 तक, सॉरी 46 तक। नसीरुद्दीन शाह 1246 से 1266 तक। बलबन 1266 से 1287 तक। कब तक साथियों? 1287 तक। कैकुबाद, कैकुबाद और शमसुद्दीन कैमूर
असफल थे 1287 से 1290 तक। ये क्या रहा, ये कार्यकाल रहा। तो सबसे पहले हम किसको दोहराएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को, 1206 से 1210 तक। तो विषय रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको छोड़ दीजिएगा, आप यहां रहिएगा एक बार। कब से कब तक, 1206 से 1210 तक शासक रहा है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहां से बात करते हैं भाई। सबसे पहले नंबर 1, यह इल्बरी तुर्क था भाई। क्या था यो, जाति का इल्बरी तुर्क। जैसे हिंदुओं में अनेक जाति होती है ना, तो यहां मुसलमानों में भी ये थी, इल्बरी तुर्क था। और क्या था यो, गोरी का गुलाम। वो तो पता हमें, गोरी का गुलाम था। गुलाम क्यों था, क्योंकि गोरी ने इसे क्या था, खरीदा था। और खरीदा कहां से था, जो निसापुर के बाजार से, निसापुर के बाजार से खरीदा था। क्यों खरीदा था, खरीदने का कारण क्या था, इसे कुरान खवा कहा गया, कुरान खवा। ठीक, 1,00,000 बक्स कहा गया, एक पीत बक्स कहा गया, पील बक्स। इन 3 विशेषताओं के कारण खरीदा था। क्या विशेषता थी, कुरान खवा क्यों कहा गया, कंठस्थ कुरान याद होने के कारण। एक तो ये विशेषता थी, गौरी ने इसको खरीदा। दूसरा, ये दान बहुत ज्यादा देता था, राइट। इसके पास पहले जितने भी पैसे थे ना, वो दान में देता था। दान की प्रवृत्ति इसकी बहुत अच्छी थी। अब इसने कहा कि पील बक्स, हाथियों को दान करने वाला था ये। अब इसको दानी होने के कारण जब शासक बनाया ना, इसको हाथी दान किए तो पील बक्स, लाखों दान किए तो लाख बक्स, कठस्थ कुरान याद होने के कारण कुरान खवा। ये इसकी विशेषता थी और यही इसके उपनाम थे। चलिए छोड़ दीजिए बात को ही। अब इसने क्या था, शासक बनते ही क्या किया, जो दिल्ली, सॉरी, लाहौर को राजधानी बनाया। लाहौर को क्या बना लिया, राजधानी बना लिया, राइट। अब इसका है ना, गोरी कुतुबुद्दीन का एक व्यक्ति सेनापति होता था भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, नाम था बख्तियार खिलजी। कौन था सेनापति, बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय तुड़वाया था। कौन सा विश्वविद्यालय तुड़वाया था, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कुमार गुप्त ने बनवाया था। उसको तुड़वाया किसने, बख्तियार खिलजी ने, राइट। अब इसने है ना, दिल्ली पहुंच जाता है एक बार घूमते घूमते। तो दिल्ली में क्या होता है, एक स्थान पर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की क्या करता है, स्थापना करता है, शुरुआत करता है, परंतु उसको पूरा नहीं कर पाता। उससे पहले इसकी मृत्यु हो जाती है, वो बाद में बात आएगी अपनी, कुतुब मीनार। इसके साथ साथ इसने 2 बातें और की थी। क्या क्या की थी, 2.5 दिन का जोफड़ा, 2.5 दिन का जोफड़ा, वह कुव्वत इस्लाम, इन दोनों की क्या की थी, स्थापना की थी। किसने की थी इन 3 दोनों की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब एक बार लाहौर की बात होती है भाई, 1210 की। ये खेल रहा होता है, खेलता है, कौन सा खेल खेलता है, ये खेलता है चौगान। और चौगान घोड़े पे बैठ के खेल ले जाता है। तो चौगान खेलते हुए ये घोड़े से गिर जाता है, घोड़े से गिरता है चौगान खेलते हुए, और घोड़े से गिरते ही इसकी मृत्यु हो जाती है, राइट। और लाहौर में इसको दफनाया जाता है, वहीं इसका क्या बना दिया गया, मकबरा बना दिया गया लाहौर में। तो ये क्या था, ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, गुलाम वंश का पहला शासक था, और गुलाम वंश का क्या था, संस्थापक था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम देखेंगे आराम शाह, राइट। चलिए
तो यहां से हम एक बार आराम सा को उठाएंगे और इसको साफ कर देंगे भाई। कौन बचा यहां पर? आराम सा। देखिए आराम सा, ये 1210 में शासक बना था, इसको 1210 में इसकी हत्या कर दी गई। हत्या किसने की? किसने की है? देखते मुझे कौन बना शासक दोबारा? इल्तुतमिश ने। और जो ये इल्तुतमिश है ना, ये शासक बन गया। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की, तो इल्तुतमिश कौन था? हत्या 1210 में शासक बना और इसकी हत्या भी कब कर दी? 1210 में ही कर दी। आखिर कौन था इल्तुतमिश? इन सब बातों का जिक्र होगा। अब हमारा विषय इल्तुतमिश रहेगा। अब आराम शाह की जब बात आएगी ना, एक ही आंसर आएगा, असफल शासक। क्या आएगा? असफल शासक। राइट। अब यहां आता है प्रमुख पर्सन इल्तुतमिश। ठीक। नंबर 1, गोरी का गुलाम। गोरी का गुलाम कौन होता है? गोरी का गुलाम यहां पर समझेंगे हम, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ना गोरी का गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वह दामाद कौन है? इल्तुतमिश। इसका गुलाम व दामाद कौन है? इल्तुतमिश। दोबारा देखिए इंट्रोडक्शन। मोहम्मद गोरी का गुलाम तो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद होता है इल्तुतमिश। राइट। इसीलिए जो इल्तुतमिश है ना, इसको क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम। क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम। ये गुलामों का गुलाम 1210 में शासक बनता है, किसकी हत्या करके? आराम शाह की हत्या करके। राइट। अब ये शासक बनता है ना, अब एक छोटी ही बात आती है, शासक बनते ही वो तुर्क के चालीसा का गठन करता है। तुर्क के चालीसा का गठन। तुर्क के चालीसा पता क्या होता है? 40 व्यक्तियों का एक समूह होता है जो इसके सलाहकार बनते हैं। राइट। एक इक्तेदार प्रथा आरंभ करता है। प्रथा आरंभ की। ये इक्तेदार प्रथा पता क्या होती है? सैनिकों को वेतन के बदले जमीनें देना। वेतन के बदले जमीन देना क्या है? इक्तेदार प्रथा। अब ये दिल्ली आता है भाई। दिल्ली, दिल्ली में होती है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार होती है ना, इसका जो निर्माण रुका हुआ होता है, इसका जो निर्माण होता है ना, निर्माण वो पूरा कराता है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण क्या कराता है? ये पूरा कराता है। और कुछ समय बाद दिल्ली को क्या कर लेता है? राजधानी बना लेता है। इससे पहले राजधानी क्या थी? लाहौर। तो इसने राजधानी क्या बना ली? दिल्ली। समझ में आया ना? दिल्ली राजधानी बना ली। अब इसकी एक पुत्री होती है, पुत्री रजिया सुल्तान। इस रजिया को ये क्या करता है? युद्ध विद्या सिखाता है। उस समय महिलाओं को युद्ध विद्या नहीं सिखाई जाती, परंतु ये सिखाता है। क्या सिखाता है? युद्ध विद्या। किसको सिखाता है? अपनी पुत्री को। राइट। अब इसने है ना क्या किया? एक दिल्ली में जंजीर लगवा दी, न्याय की प्रतीक, जिसको लाल वस्त्र पहनकर बजाना पड़ता। जो ये दिल्ली राजधानी बनाने के बाद इसने क्या किया? दिल्ली में एक न्याय की जंजीर लगाई। न्याय की जंजीर लगवाई। अब जिस भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होता था ना, अन्याय होता था, उसने इस जंजीर को बजाना पड़ता था, खींचना पड़ता था। ऊपर से ढोल बजने की आवाज आती थी, घंटे बजते थे बड़े बड़े। और जो इसको खींचेगा ना, बजाएगा ना, जिसको न्याय चाहता है, उसके लिए कंडीशन थी, वह लाल वस्त्र पहनेगा। क्या वस्त्र पहनेगा? लाल वस्त्र पहनेगा। तो रजिया जब शासक बनती है ना, इसी जंजीर को बजा करके बनती है।
तो आखिर में इसने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया भाई, अपना पुत्र। और पुत्र का नाम क्या था? रुकनुद्दीन शाह। और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होगी? 1236 में। और शासक कौन बनेगा? रुकनुद्दीन शाह। कौन बनेगा? रुकनुद्दीन शाह। राइट। ये हमारा विषय रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंधी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक इसका गुलाम नहीं था, दामाद भी था। एक दामाद ही था तो सफल शासक भी था दिल्ली सल्तनत का। किस वंश का? गुलाम वंश का। राइट। तो यहां से काफी सुधार करने के बाद इक्तेदार प्रथा की बात हो, चाहे तुर्के चालीसा की बात हो, उसका अनुसरण करते हुए साम्राज्य को आगे बढ़ाया गया। तो शासक बनता है उसका पुत्र और नाम होता है रुकनुद्दीन शाह। कौन होता है? रुकनुद्दीन शाह। जो ये रुकनुद्दीन शाह होता है ना, ये रुकनुद्दीन शाह है ना, 1236 में तो शासक बनता है। 1236 में इसको क्या होता है? पद से हटाया जाता है। राइट। क्यों? क्योंकि ये बहुत आलसी था। इसका कार्यभार है ना, इसकी माता संभालती थी। और माता का नाम क्या था? शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान, जो एक असफल शासक थी। तो इसलिए इसको हटा दिया गया। और शाह तुर्कान के हटने के बाद, यानी कि रुकनुद्दीन शाह के हटने के बाद 1236 में शासक बनती है रजिया सुल्तान, जो हरियाणा से संबंधित प्रमुख विषय रहा। तो रुकनुद्दीन शाह के बारे में इतना ही लिखांगे कि असफल शासक। तो अब हम पहुंचेंगे रजिया बेगम के पास। तो ये साफ कर देता हूं मैं तब तक। रजिया बेगम, जो रजिया बेगम है ना, शासक बनने से पहले रजिया बेगम को रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता था भाई। किस नाम से? सुल्तान से। अब युद्ध विद्या में निपुण थी, तो शासक बनते हैं ना, इति 1236 में शासक बनती है। और शासक बनते ही शासक बन गई, मान लिया हमने। शासक बनते ही क्या कर दिया? जो पर्दा प्रथा थी ना, वो त्याग दी भाई। जो पर्दा प्रथा त्याग दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? पर्दा प्रथा त्यागने का मतलब ये खुले मुंह रहने लगी। खुले मुंह, खुले मुंह रहेगी तो बुर्का नहीं पहना जाएगा भाई। बुर्का तो क्या होता है? फेस को ढकना पड़ता है ना। तो प्रमुख पहनावा क्या आ गया इसका? टोपी, उकाब, चोगा। ये प्रमुख इसका पहनावा आता है। अब इसको एक युद्ध विद्या सिखाने वाला होता है, एक मलिक याकूब नाम का व्यक्ति। युद्ध विद्या कौन सिखाता है इसको? मलिक याकूब। तो ये क्या करती है? मलिक याकूब के काफी क्लोज चली जाती है और मलिक याकूब इसको अपना प्रेमी बना लेती है। क्या बना लेती है? मलिक याकूब को अपना प्रेमी। अपना प्रेमी बनाने के बाद ये शासक बनती है। तो इस मलिक याकूब को अमीर ए आखुर बनाती है। अमीर ए आखुर बना देती है। जो अमीर ए आखुर होता है ना, वो वैसे घोड़ों का सरदार होता है। क्या कहा जाता है? घोड़ों का सरदार कहा जाता है उस अमीर ए आखुर को। राइट। तो अब क्या होता है? कुछ समय बाद की बात है, सरहिंद और बठिंडा में, इन दो जगह विद्रोह भड़क जाता भाई। विद्रोह हो जाता दोनों जगह। अब ये क्या करती है रजिया? अपने प्रेमी याकूब मलिक को लेकर के विद्रोह को दबाने चली जाती है। तो सरहिंद तो जाती नहीं, तो पहले बठिंडा में पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? बठिंडा में। तो एक विद्रोह और भड़क जाता उसी समय, और वो विद्रोह होता लाहौर का। तो ये दोनों विद्रोह को छोड़कर पहले बठिंडा में पहुंचती है। तो यहां इसका मुकाबला होता है बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से।
जब अल्तुनिया से मुकाबला होता है ना तो रजिया हार जाती है, तो अल्तुनिया क्या करता है, रजिया को कैद कर लेता है। रजिया का प्रेमी होता है ना याकूब, इस याकूब को भी कैद कर लेता है। अब रजिया सोचती है कि दिल्ली पर किसी और का शासन न हो जाए, तो एक बार मुलाकात के लिए आते हैं ये कौन, अल्तुनिया, जिसने इसको हराया था। तो अल्तुनिया आता है, तो अल्तुनिया इससे बात करता कि आप कौन हो, किस तरह हो, इसने बताती अपना परिचय। तो ये साथ में इसका परिचय लेता, तो पता चलता ये इसका प्रेमी है। तो अल्तुनिया इसकी तो हत्या कर देता है और रजिया से शादी कर लेता है। क्या करता है, शादी। शादी किसकी होती है, रजिया की, अल्तुनिया से, ना कि अपने प्रेमी याकूब मलिक से। रजिया की और अल्तुनिया की शादी हो जाती है। तो शादी के बाद ये दोनों क्या होते हैं, दिल्ली कूच करते हैं। परंतु रास्ते में एक स्थान आता कैथल, तो इस कैथल के पास डाकुओं ने दोनों की हत्या कर दी गई। और ये हत्या होती है ना, ये होती है 1240 में, राइट। तो दोनों की हत्या होने के बाद कैथल में इनका क्या बना दिया जाता है, मकबरा। कैथल में मकबरा बना दिया जाता है। तो एक पर्सन बहुत प्रमुख आता है भाई, जो रजिया होती है ना, रजिया, ये प्रथम महिला मुस्लिम शासक है। यानी कि क्या कह सकते हैं, मुस्लिमों में पहली शासक कौन बनी थी, रजिया, राइट। कौन बनी थी मुस्लिमों में पहली शासक, रजिया। आज आपने उस रजिया का वर्णन किया। अब रजिया की मृत्यु के बाद क्या होता है, अगला शासक बनता है बहराम शाह, राइट। तो हम बहराम शाह का जिक्र करेंगे, जो एक असफल शासक था। क्या था बहराम शाह, एक पूर्ण रूप से असफल शासक। कैसे था असफल शासक, बताते हैं। बहराम शाह, अब ये 1240 में शासक बनता है और 1242 में बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। बस एक ही बात है, ये क्या है, असफल शासक, राइट, बहराम शाह। अब बहराम शाह के बाद बनता है शासक आलम शाह। हम विषय रखेंगे आलम शाह, आलम शाह। ये 1240-42 में तो शासक बनता है और 1246 में इसको क्या कर देते हैं, अपदस्थ कर दिया। इसको क्या कर दिया, अपदस्थ। क्यों कर दिया, क्योंकि जो आलम शाह है ना, ये असफल शासक था। क्या था भाई, असफल शासक था। अपदस्थ किसने किया, बलबन ने। तो बलबन क्या था इसका, बलबन था इसका सेनापति। क्या था, सेनापति। और है ना, बलबन को है ना, इसने खाने खाना की उपाधि भी दी थी। खाने खाना, खाने खाना की क्या दी थी, उपाधि भी दी थी। फिर भी बलबन ने इसे क्या कर दिया, अपदस्थ। और शासक किसे बना दिया, नसीरुद्दीन शाह को। बलबन ने बनाया है ना नसीरुद्दीन शाह को शासक। जो नसीरुद्दीन शाह है ना, 1246 में शासक बना और 1266 में इसकी अचानक मृत्यु हो गई। ये है ना, शासक बनने से पहले ये टोपियां बेचता था भाई। टोपी मतलब कैप है, कैप बेचता था यो। टोपियां बेचकर अपना गुजारा चलाता था और उसे अचानक क्या बना दिया, शासक। तो शासक बना दिया ना, तो ये क्या था, ये नाम मात्र का शासक था। नाम मात्र का शासक। क्यों था नाम मात्र का शासक, क्योंकि इसका एक व्यक्ति सेनापति था और वो सेनापति था बलबन। बलबन, जो बलबन था ना, वो ही इसका कार्यभार संभालता था, शासन का कार्य, शासन का कार्य। शासक कौन था, नसीरुद्दीन, परंतु कार्य कौन संभालता था, बलबन। तो बाद में क्या किया,
बलबन है ना, नसीरुद्दीन है ना, जो नसीरुद्दीन था, बलबन ने अपनी लड़की की शादी की इससे और इसको अपना दामाद बना लिया। शासक बनने के बाद क्या बन गया ये बलबन का दामाद, राइट। अब एक बात आती है यहां पर, तो बलबन था ना जब नसीरुद्दीन का शासनकाल था, तो राजधानी तो दिल्ली थी ना इनकी, दिल्ली। दिल्ली पर मेवों ने आक्रमण शुरू कर दिया था, मेवों ने आक्रमण शुरू किया। आक्रमण का मतलब क्या था, मेव दिल्ली को लूटते थे, लूटना आरंभ किया। मेवों ने क्या कर दिया, दिल्ली को लूटना आरंभ कर दिया, भाई दिल्ली को लूटने लगे। एक बार तो बलबन के काफिले को भी लूटा, जिसका वर्णन रणथंभौर तक मिला, ठीक। जो लूट थी ना, लूट का वर्णन कहां तक मिला, रणथंभौर तक, राइट। और जो रणथंभौर तक वर्णन मिला है ना, ये लूट थी 1248 और 1256 की। अब इतना होने के बाद अचानक 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है, शासक की। भाई शासक की मृत्यु के बाद दोबारा शासक बनता है तो कौन बनता है, जो उसका सेनापति होता है। और नसीरुद्दीन शाह क्या करता है, अपने सेनापति बलबन को एक उपाधि देता है, और उपाधि देता है उलूग खां की। क्या उपाधि देता साथियों, उलूग खां की। अब बलबन शासक बनता है कब, 1266 में। अब बलबन का जिक्र करेंगे, और बलबन आखिरी महान शासक माना जाता है गुलाम वंश का। चलिए एडिंग रखेंगे हम बलबन। बलबन ना 1266 में तो शासक बना, ठीक। अंतिम महान शासक, एक बात तो ये अंतिम महान शासक, राइट। शासक बनते ही क्या किया, नौरोजे उत्सव आरंभ किया, नौरोजे उत्सव आरंभ किया। ये ना अफगान में और मुस्लिम देशों में नौरोजे को नए वर्ष के दिन मनाया जाता है, न कि रोजे, वो अलग ही नए वर्ष का त्योहार। तुर्क के चालीसा, तुर्क के चालीसा, 40 व्यक्तियों का समूह होता था ना, चालीसा, वो खत्म की, खत्म की, कर दी ना, तुर्क के चालीसा को खत्म कर दिया। दो नई नीति चलाई, कौन सी नीति चलाई, एक तो नीति थी इसने लो एवं रक्त की नीति, लो एवं रक्त की नीति चलाई। देखिए लो की नीति क्या थी, दिल्ली के बाहर को मेव बहुत ज्यादा रहते थे और दिल्ली पर अटैक करते थे, लूटपाट करते थे। जो भी व्यक्ति एक मेव को गिरफ्तार करके लाएगा ना, पकड़ के लाएगा जिंदा मेव को, उसको इस लो की नीति के तहत क्या दिया जाएगा, एक चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो इसको एक मेव को गिरफ्तार करके लाएगा। और रक्त की नीति के अनुसार क्या था, जो वो मेव है ना, उसके शरीर से पूरा का पूरा खून निकाल दिया जाएगा, राइट। ये क्या थी, लो एवं रक्त की नीति। अब तुर्क के चालीसा खत्म की ना, तो इसके विरोधी हो गए भाई बलबन के बहुत ज्यादा। तो विरोधियों को दबाने के लिए उसने एक नीति चलाई, सिजदा व पाबोस, सिजदा व पाबोस की नीति, पाबोस की नीति चलाई। अब सिजदा व पाबोस की नीति में क्या होता है, जो सिजदा होता है ना, सिजदा, सिजदा के अनुसार क्या होता है, वो कहते हैं ना आदाब, ये आदाब कहना कहां से शुरू हुआ था, ये सिजदा का भाग है भाई। और किसने शुरू किया था, ये बलबन ने। और पाबोस की नीति क्या थी, सरदार के सामने यानी कि बलबन के सामने जो भी आता था ना, वो पहले जमीन पर पेट के बल लौटकर बारी बारी दोनों कदमों को चूमता था, राइट। ये विरोधियों को दबाने के लिए कौन सी थी, नीति थी सिजदा व पाबोस। दोनों नीतियों का अनुसरण किसने किया था, बलबन ने।
अब दिल्ली के बाहर को तो मेव रहते थे, तो इसने क्या किया, जंगलों में रहते थे, दिल्ली के बाहर वन कटवाए, वनों को कटवा दिया, तो वहां क्या बनवाया, सराय, बावड़ी, चौकियां आदि बनाई। और बात आती है ना हरियाणा के क्षेत्र की, तो मैं गुड़गांव में उसने क्या बनाया, एक गोपाल गिरी का दुर्ग, राइट, गोपालगिरी का दुर्ग। अब मैंने बताया ये अंतिम महान शासक था भाई, राइट। इसके बाद वंश का पतन हुआ, इसके बाद शासक बनते हैं कैकुबाद व शमसुद्दीन कैमूर। कैकुबाद बलबन का पुत्र होता है, शमसुद्दीन कैमूर कैकुबाद का पुत्र होता है, राइट। तो ये असफल शासक होते हैं, तो ये अंतिम शासक होता है, ये क्या होता है, अंतिम शासक। अब 1290 में इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक, और ये वंश खत्म हो जाता है, गुलाम वंश। जो गुलाम वंश है ना, ये खत्म होकर किस में बदल जाता है, खिलजी वंश में, खिलजी वंश, राइट। तो आपने आज गुलाम वंश को पढ़ा, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा। अब अगला विषय के साथ मिलते हैं, तब तक सभी साथियों का धन्यवाद।